कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलूं, क्या करूं हौसला नहीं होता। सवाल है कि क्या भारत में पिछले लगभग आधा दर्जन चीफ जस्टिसों की भी कुछ मजबूरियां थीं? आखिर क्यों इनके फैसलों में, इनके कार्यों में देश के प्रति, संविधान, लोकतंत्र और जनता के हक के प्रति बेवफाई के आरोप लगते हैं? क्या कारण है कि इन पर सच नहीं बोलने का गंभीर और शर्मनाक तमगा लग गया और सत्ता के सामने झुक झुक के इनाम लेने जैसे निंदनीय आरोप लगे? क्योंकि पिछले 10-11 सालों में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तमाम बड़े मामले पहुंचे जहां सीधे सीधे सरकार से टक्कर लेने की बात थी, मगर पूरी व्यवस्था लाल कालीन के नीचे दबी हुई नजर आई। आप चाहे राफेल के मामले को याद करिए, राम मंदिर के मामले को याद करिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को याद करिए, या फिर ऐसे दर्जन भर केसेस को देख लीजिए और सबसे बढ़ के चुनाव संबंधी मामलों को देख लीजिए। ऐसी तमाम चीजें नजर आती हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं जज लोग बेवफा नहीं होते। हमने सोचा कि क्यों न टटोलने का प्रयास करें कि पिछले 10 साल में जो चीफ जस्टिस लोग हुए उनके ऊपर कौन कौन से ऐसे आरोप लगे थे। बहुत ज़्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, जो बड़े आरोप हैं उन्हीं पर हल्की सी बात करूंगा, बाकी का अंदाजा आप लोग खुद लगा लीजिएगा। हालांकि इसी दौरान कम से कम 2 ऐसे भी चीफ जस्टिस हुए जिन्होंने बेवफा होने से इनकार कर दिया। तो इस वीडियो में चीफ जस्टिस खेहर से लेकर दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, चंद्रचूड़, खन्ना, गवई और होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत तक को लेकर कुछ कहानियों पर बात करेंगे। हम ये दावा नहीं करते कि इनमें से कुछ पर जो आरोप लगे हैं उन्हीं के कारण ये लोग दबाव में आए या फिर किसी भी कारण दबाव में आए, मगर हाँ, इन पर लगे आरोपों को सुनने के साथ साथ याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने वकीलों में से एक प्रशांत भूषण कई बार अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि जांच एजेंसियों को लगा के सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदारों की रेकी करवाई जाती है, इनका माइनस पॉइंट ढूंढा जाता है ताकि उन पर शिकंजा कसा जा सके। खासकर जो चीफ जस्टिस बनने वाले होते हैं उनको अत्यधिक निशाने पर लिया जाता है, उनके बेटे बेटियों को जेल भेजने तक की धमकी देकर डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, डराने धमकाने का कारण अपने हक में फैसला लेना ही होगा, और क्या हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रहे SIR की प्रक्रिया को लेकर सुनवाई चल रही है। इसमें होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी बेंच में शामिल हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत के मामले पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आप लोग ये अंदाजा अपने से लगाइएगा कि आखिर जजों की कौन सी कमजोर नस सत्ता के हाथों में है जिन्हें दबा दबा के कथित रूप से काम निकलवा लिया जाता है और जनता बेचारी टुकुर टुकुर मुंह ताकती रह जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य रूप से 2 कमजोर नसें बताई जाती हैं, एक होता है डर, दूसरा होता है लालच। अब जो लालची होगा वो तो धन के पीछे, पद के पीछे, पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन के पीछे, या फिर सांसद बनने के पीछे, या फिर रिश्तेदारों को लाभ दिलाने के लिए विदेशों में करोड़ों रुपया ले लेगा। मगर जो दूसरा वाला कारण है डर, वो बड़ा डरावना है। इसमें भी 2 बातें हैं, 2 तरह का करप्शन बताया जाता है, एक है मोरली करप्ट, दूसरा है फाइनेंशियली करप्ट, और ये दोनों ही आरोप लगातार जुडिशरी पर लगते हैं और खुद वहीं के लोग लगाते हैं, बाहरियों को तो पता भी नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज हों चाहे बड़े बड़े वकील, सब लोग खुलेआम इन चीज़ों को बयां करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको एक झलक मिलेगी कि जिस न्यायपालिका पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं वैसे करना भी चाहिए, लेकिन आँख बंद करके नहीं, आँख खोल कर। इसके अलावा चारा भी क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को देखिए। अरुणाचल प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे कलिखो पुल। बीते सालों में इन्होंने अपना जीवन स्वतः समाप्त कर लिया और जो पत्र लेकर इन्होंने दुनिया छोड़ा, उस पत्र में ढेर सारे लोगों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से लेकर जो बाद में राष्ट्रपति बने वहां तक को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों तक पर करोड़ों रुपए घूस लेने, मांगने और देश के साथ ठगी करने का आरोप लगाया। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को गूगल करके पढ़ लीजिए विस्तार से, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। मैं सिर्फ मोटा मोटी कहानी याद दिला रहा हूं, टू द पॉइंट। भारत में चीफ जस्टिस हुए JS खेहर साहब, इन पर भी बेहद गंभीर आरोप लगे और इस पत्र में कहा गया कि जस्टिस JS खेहर ने अपने रिश्तेदार के माध्यम से करोड़ों रुपए की घूस की डिमांड किया था। वीरेंद्र खेहर नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने 49 करोड़ रुपए घूस के रूप में मांगा था। एक अन्य मामले में आदित्य मिश्रा नाम के एक अन्य सुप्रीम कोर्ट के ही जज ने 37 करोड़ रुपए घूस के रूप में मांगे थे कथित रूप से। जैसा कि हम सब जानते हैं, मौत से पहले अगर कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है तो उसे बड़ा गंभीर माना जाता है, मगर यह उदाहरण है कि गंभीर तब माना
जाता है जब आरोपी लोग छोटे हों जिन पर आरोप लगा है। अगर वो बहुत बड़े हैं और उन्हीं को मानना है तो फिर आरोप चाहे जितना बड़ा हो उसे छोटा कर दिया जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के आरोप एक पूर्व मुख्यमंत्री का लिखा हुआ पत्र कमजोर नस साबित नहीं हो सकता? मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि इसके आधार पर पूर्व चीफ जस्टिस JS खैर पर कोई दबाव बनाया गया होगा, वो सत्ता के सामने झुके होंगे, मगर क्या इतने गंभीर आरोप मजबूरी नहीं बन सकते? वो भी उस सत्ता के द्वारा मजबूरी नहीं बनाए जा सकते जिस पर जांच एजेंसियों को जजों के पीछे छोड़ने का आरोप लगता हो। इसके बाद यदि हम बात कर लें पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की, तो लखनऊ स्थित प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले में रिश्वत कांड से संबंधित आरोप लगे, वकालत के दौरान झूठा हलफनामा देकर जमीन हासिल करने का आरोप लगा, पावर के मिसयूज का आरोप लगा। मगर प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट वाला मामला जहां घूस जैसी गंभीर बात थी, वो बड़ा मामला था। कांग्रेस के नेतृत्व में जब 7 विपक्षी दलों ने उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग वाला नोटिस सौंपा तो इन पर 5 गंभीर आरोप लगाए थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही घूस कांड वाला था। अब ये कमजोर नसें हैं कि नहीं, इसका अंदाजा आप लोग लगाते रहिए। इसके बाद एक चीफ जस्टिस हुए रंजन गोगोई। इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत एक महिला ने इन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामले में हुजूर खुद ही फैसला करते रहे और अपने आप को बरी कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यदि आरोप गलत थे तो महिला को सजा होनी चाहिए थी। हालांकि बाहर से तो महिला और पूरे परिवार को सजा देने की बात आई, उन्हें प्रताड़ित करने की बात आई, मगर अदालत के माध्यम से कुछ नहीं हुआ। बाकायदा रंजन गोगोई ने सामने आकर कहा था कि मेरे पास पूरी जिंदगी भर में 6 लाख की कमाई है, कोई आधार नहीं मिला है परेशान करने का, टॉर्चर करने का, झुकाने का, डराने का, तो मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। मगर इसी के बाद देखने को मिला कि हुजूर की कलम से धकाधक जो फैसले आ रहे थे वो सब सत्ता की मदद करने वाले थे। और फिर रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद ही इन्हें राज्यसभा मिल गई। तब तो लोगों ने कहा कि अब बात साफ हो गई कि ये सारी कहानी क्यों चल रही थी। जहाँ तक बात चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की है तो इन्हें भी याद करिए। राम मंदिर के फैसले को लेकर उन्होंने कह दिया कि ईश्वर के मार्गदर्शन में फैसला किया है। महाराष्ट्र वाले मामले को लेकर लगातार इन्होंने सालों तक लटकाए रखा। कुर्सी मिली, लगभग 2 साल तक चीफ जस्टिस बने रहे, रिटायर तक हो गए, लेकिन महाराष्ट्र का मामला निपटा नहीं पाए। या फिर कह सकते हैं कि जानबूझकर नहीं निपटाया, लटकाए रखा, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता जरूरी थी। किसके लिए जरूरी थी? दिल्ली की सत्ता के लिए। और दिल्ली की सत्ता किसके लिए जरूरी है? सेठ के लिए, क्योंकि जब सत्ता होगी तभी तो सेठ फलेगा फूलेगा। तो चंद्रचूड़ ने जानबूझकर साजिश में शामिल होकर महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता और अन्य मामलों में फैसला नहीं दिया और फिर अगले चुनाव में वहां फिर से भाजपा की सरकार बन गई। ऐसे गंभीर आरोप महाराष्ट्र की तमाम पार्टियां और नेता DY चंद्रचूड़ पर लगाते हैं। अगले चुनाव में फिर से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आ गई। कैसे आ गई, किस तरीके से, बहुत सारे वोट बढ़ने के आरोप लग रहे हैं, ये मामला अलग है। इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड केस में इन्होंने डेटा तो सामने ला दिया, यानी एक बात खुल गई कि बड़े गंभीर आर्थिक कदाचार हुए, मगर जिन्होंने किया उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। इनके हिसाब से जो हो गया वो भूल जाओ। मगर एक बात है, सुनवाई के दौरान बातें इतनी बढ़िया लोकतांत्रिक किया करते थे कि विपक्ष और जनता सब खुश, हम भी खुश। ये अलग बात है कि फैसला या तो आता नहीं था या फिर फैसला ठीक उल्टा आता था। और रिटायर होते होते हुजूर ने प्रधानमंत्री को जब अपने घर बुला के घंटी बजवाया और उसका वीडियो शेयर हुआ, तब ये बात साबित हो गई कि सबका मालिक एक है। जहां तक बात पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की है तो इन्हें लेकर ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया। कहा यह भी जाता है कि ये ऐसे लोगों को लिफ्ट भी नहीं देते थे, शायद खानदानी असर था। इन्हीं के चचा जस्टिस HR खन्ना इंदिरा गांधी की सत्ता से टकराने की हिम्मत जुटा पाए थे। यानी जब सभी लोग बिछे हुए थे तो इनके चचा मजबूत रीढ़ लेकर खड़े थे। थोड़ा थोड़ा उनकी झलक भी इन्होंने दिखाया होगा और सत्ता के सामने लौटते हुए नजर नहीं आए। ये भी ऐलान कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद कोई कुर्सी नहीं चाहिए। और अभी चीफ जस्टिस के पद पर है BR गवई। इन्होंने भी चीफ जस्टिस बनने से पहले ही ऐलान कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं चाहिए। मगर 1-2 बार ये बात अच्छी लगती है, बार बार हर कार्यक्रम में यही दोहराया जाए तो थोड़ा अजीब हो जाता है। वैसे एक बात और समझने वाली है, BR गवई साहब ऐसे पहले जज थे जिन्होंने जज लोया केस में बाकायदा बयान देकर डेथ को नॉर्मल बताया था और कारवां की खबर को गलत बताया था। लोगों ने कहा कि जज लोया की कथित हत्या का आरोप जिन पर लगा है, क्या उन्हें डिफेंड करने के लिए गवई साहब ने ऐसा किया? बहरहाल बात जो भी रही हो, मगर अदालत के बाहर कोई क्लीन चिट दे तो संदेह पैदा होता है, वो भी जज दे तो संदेह पैदा होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीश जस्टिस भूषण गवई और सुनील शुक्रे ने कहा कि जब जस्टिस लोया को मृत घोषित किया गया तो ये लोग अस्पताल में ही मौजूद थे। मौत से जुड़ी परिस्थितियां बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं थी। आपको याद तो
होगा ही। जज लोया की मृत्यु उसी समय के आसपास हुई जब वो सोहराबुद्दीन शेख की कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या के मामले में सुनवाई कर रहे थे और ये मामला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से संबंधित था। अमित शाह ही इसमें आरोपी थे। परिवार ने जज लोया की मौत को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए, सवाल उठाए, मगर इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए उसी वक्त जस्टिस गवई ने लोया की मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं होने की बात कही। बाकी आप लोग अंदाजा लगाते रहिए। जस्टिस सूर्यकांत पर बात करने से पहले हमें पूर्व सीजेआई टी.एस. ठाकुर को नहीं भूलना चाहिए। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ईमानदारी से काम करते थे मगर झुके नहीं, तो इन्हें बहुत परेशान किया गया। इस कदर परेशान किया गया कि एक बार तो प्रधानमंत्री के सामने ही किसी कार्यक्रम में रोने लगे और पीएम मोदी के सामने ही इन्होंने कह दिया कि न्यायपालिका की बेहतरी के लिए बातें तो खूब होती हैं, भाषण खूब दिए जाते हैं, मगर होता कुछ भी नहीं। जज किन हालात में काम करते हैं, अदालतों में मुकदमे की पहाड़ जैसी बोझ है और हमारी तो हालत ऐसी है कि हम जज भी नहीं बना पा रहे। हम जजों का नाम रिकमेंड करते हैं, सरकार उसको क्लियर ही नहीं करती है। यानी जो ईमानदारी से काम करेगा, जिसका कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा, जिसको डराने धमकाने ललचाने से काम नहीं बनेगा, उसको तरह तरह से परेशान किया जाएगा। इसके प्रमाण भी हैं। अब जहां तक बात होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत की है, तो यह लेकर कारवां की रिपोर्ट पर हमने हाल ही में एक विस्तृत चर्चा किया था। इस वीडियो में नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। वैसे आपको याद दिला दें कि जस्टिस सूर्यकांत के बारे में कहा जाता है कि राजनीति की उड़ती हुई चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि किधर जाना है, हमेशा सत्ता के करीब होते हैं, यानी जो सरकार में होगा उनके नजदीक रहने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में जब दूसरी सरकार थी तो उनके करीब थे, जो नेता आगे था उसके करीब थे, और जब माहौल बदला तो भाजपा नेताओं के करीब नजर आने लगे। और सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि आरएसएस के करीब भी। इस खबर को देखिए, आरएसएस का ही एक संगठन है जिसे आसान भाषा में वकीलों का संगठन आरएसएस वाला कह सकते हैं, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। इसके कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत साल 2022 में शामिल हुए और हाल ही में हुजूर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के यहाँ रात्रि भोज पर गए। खुद तो गए ही, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तमाम जजों को भी बटोर के ले गए, चलो भैया पूरी खाने हैं। इस पर भी हमने विस्तृत चर्चा इस वीडियो में किया था, देखिएगा जरूर। फाइनेंशियली करप्ट होने के कितने सारे आरोप इन पर लगे, द कारवां की स्टोरी भी हमने विस्तार से आपके सामने रखा था। आप चाहें तो इंटरनेट पर जाके विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। एक बार फिर से याद दिला दें, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला इन्हीं के बेंच में गया था। हुजूर ने कहा कि होली के बाद सुनवाई करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अब तक होली आई नहीं है, और एक बार फिर से एसआईआर का केस इन्हीं के पास है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या फैसला आता है, फैसला आता भी है या फिर इसे इतना टाल दिया जाता है, इतना खींच दिया जाता है कि बिहार का भी महाराष्ट्र कर दिया जाएगा और फिर पूरे देश का महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार से एसआईआर में गड़बड़ी और धांधली के जितने सबूत सामने आ रहे हैं, उन सब के देखने के बाद भी यदि सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस एक्शन नहीं लेता है तो फिर क्या माना जाए? क्या आपके मन में या देश के मन में यह संदेह पैदा नहीं होगा कि जिन जजों पर इतने सारे आरोप लग चुके हैं, क्या यही सारे आरोप उनकी कमजोर नस नहीं बनते होंगे? सोचिए, अब तो चुनाव आयोग का मुखिया सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ा जा चुका है, वो इन सवालों से भागता हुआ कतराता हुआ देखा जा चुका है। क्या अब भी कुछ बाकी रह जाता है ये समझने के लिए कि केंचुआ के पास सवालों के जवाब नहीं है? विदेशी घुसपैठियों को भगाने के नाम पर, उनको वोटर नहीं बनने देने के नाम पर इतना बड़ा एसआईआर कार्यक्रम शुरू कर दिया, और जब पूछा गया कि कितने विदेशी मिली तो जवाब में एक की संख्या भी नहीं दे पाए, जबकि जो लोग 4 बार 5 बार चुनाव में वोट डाल चुके हैं उनके नाम काट दिए गए। वैसे आप दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं? जिन जजों पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, हम उनसे कितनी उम्मीद कर सकते हैं, और क्या उनके भरोसे लोकतंत्र की गाड़ी को छोड़ा जा सकता है, अपने अधिकारों को छोड़ा जा सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।